दोस्तों नमस्कार। 22 जुलाई 1994 को नाना पाटेकर की पहली बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रांतिवीर रिलीज हुई थी और उस फिल्म में नाना पाटेकर का जो डायलॉग था कि तुम लोग मुर्दा हो, उस डायलॉग ने उस पूरे फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया। लेकिन मैं बात आज करूंगा राहुल गांधी की। कैसे राहुल गांधी क्रांतिवीर के नाना पाटेकर की तरह गरजते हैं, बरसते हैं, लानत भेजते हैं और उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं, आह्वान करते हैं, और वो भी उस जमीन पर जो जमीन सामंतवाद का गढ़ मानी जाती है। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है और आज तो लखनऊ में है, लेकिन 2 दिन पहले वो प्रतापगढ़ में थे। प्रतापगढ़ सामंतवाद का वो गढ़ है जहां पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ आए दिन अत्याचार की घटनाएं सुनाई पड़ती रही हों। वहां पर जब राहुल गांधी पहुंचते हैं और जिस तरह से वो भाषण देते हैं, वो भाषण शायद आने वाले भविष्य में भी एक बड़ा भाषण साबित होगा, एक प्रेरणादायी भाषण, उठ खड़े होने के लिए उत्साह बढ़ाने वाला वो भाषण। राहुल गांधी ने बहुत बारीकी से राजनीति को समझाया, मोदी और अडानी के रिश्तों के बीच की उस बुनियाद को समझाया और कैसे इस देश में गरीबी और हकमारी बढ़ रही है। दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के राहुल गांधी ने बड़े सधे अंदाज में और सामान्य से उदाहरण देकर के समझाया। जाति जनगणना पर तो राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय समाज का एक्सरे है। बिना उस एक्सरे के आप उस बीमारी को नहीं समझ सकते कि यह समाज में असमानता क्यों है, इस समाज में आज भी भेदभाव क्यों है, और आज समाज में ऐसी प्रवृत्तियां क्यों हावी हैं कि जिसके जरिए सत्ता तानाशाही रवैया अपने आ रही है और लोग इस तकनीकी यंत्र के जरिए, जिसे मोबाइल कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो बेरोजगार हैं वो अपना ज्यादातर वक्त रील्स देखने में गुजारते हैं। वे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि नौकरियां उनके पास नहीं है, रोजगार नहीं है, सृजन का रास्ता नहीं है। तो दूसरी तरफ जो ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है, उसकी हिस्सेदारी कितनी है। राहुल गांधी ने 2 लोगों से एक 100 रुपए का नोट लिया और एक से 6 रुपए लिए और यह दिखाया कि जो इस देश का 100% बजट है उसमें केवल 6% यानी 100 रुपए में से केवल 6 रुपया दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए है। बाकी पैसा किसकी जेब में जा रहा है? कौन धन्ना सेठ बनता चला जा रहा है? कौन धनपति होकर के इस देश की संपदा को लूट रहा है? किसे एयरपोर्ट से लेकर के और रेलवे स्टेशन तक मिल रहे हैं? कौन है जो बिजली घर खरीद रहा है और कोयला तो वो लेने ऑस्ट्रेलिया तक चला जाता है? अडानी। और अडानी, फिर से राहुल गांधी ने वो उदाहरण दिया जेब काटने वाला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आपको पाकिस्तान दिखाते हैं, नरेंद्र मोदी आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं और अडानी आपका जेब काटता है। और फिर एक तीसरा व्यक्ति भी है, वो अमित शाह। एक डंडा लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि वो खड़ा रहता है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो फिर ये आपके सामने है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसकी रेड पड़ेगी। वो राहुल गांधी, और मैं समझता हूं कि ये आज के राजनीति का एक निर्णायक भाषण साबित होने जा रहा है। उस प्रतापगढ़ की धरती पर जहां दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों की बात करना, उनके लिए वो रास्ता भी सुझाना कि कैसे यह बदलाव आएगा। और राहुल गांधी ने पहली बार शायद डांटते हुए लोगों को कहा कि तुम्हारी आबादी कितनी है
और वहीं पर उन्होंने आंकड़ा बताया 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी, 73%। हालांकि ये आंकड़ा दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो जिस बात को कहना चाहते हैं कि जो आबादी है, जो बहुसंख्यक है, दलित, पिछड़ा और आदिवासी, लेकिन देश के संसाधनों में उसकी हिस्सेदारी नहीं है। जो 90 सेक्रेटरी बैठे हैं उनमें से 3 ओबीसी के, 3 एससी और 1 एसटी है। और उसमें भी जो लोग हैं वो छोटे छोटे मंत्रालयों में, छोटे छोटे कमरों में बैठे हुए हैं। और उन पर भी नजर है कि अगर कुछ नीतियों में वो अपने समाज के हित में कोई फैसला करना चाहते हैं तो उन पर भी शिकंजा कसा जाता है। और दूसरी तरफ पत्रकारों में कौन है आदिवासी, दलित और पिछड़ा आदिवासी? नहीं। मैनेजमेंट में कौन है? क्या इस समाज के लोग हैं? इस देश की 200 कंपनियों में क्या इस समाज की हिस्सेदारी है? राहुल गांधी जवाब देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट के 650 जज हैं, लेकिन उसमें से ये 73% आबादी की नुमाइंदगी कितने लोग करते हैं? केवल 100 लोग, और वो भी छोटे छोटे हाई कोर्ट में केवल। और कितने लोग मीडिया में हैं, वहीं पर वो कुछ लोगों का नाम पूछते हैं और सरनेम पूछते हैं। और कई बार तो ऐसे लगता है कि जैसे राहुल गांधी टेस्ट कर रहे हैं। नाम पूछते हैं 2 रिपोर्टर, एक रिपोर्टर वहां तनेजा, कहते हैं कि देखिए ये रिपोर्टर हैं, और 2 कैमरामैन, दोनों यादव। और फिर राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि ये जो यादव कैमरामैन हैं, जिनका सरनेम यादव है, वो कभी किसी मीडिया घराने के मालिक नहीं बन सकते। इन्हें केवल हुक्म की तामील करनी होगी अडानी की, क्योंकि सारे मीडिया संस्थान अडानी के हैं, अंबानी के हैं, और ये कभी मालिक नहीं हो सकते। जो इस देश के असली मालिक हैं, जिन्होंने खून पसीने से इस देश को सींचा है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो कामगार तबका है, जिसने जंगलों को साफ करके खेतों को उपजाऊ बनाया, जिसने धरती का सीना चीर करके फसलों को उगाया, जिसने घड़े बनाए, जिसने मेज कुर्सी बनाई, जिसने हमें सुंदर बनाने के लिए उस्तरा चलाया, कैंची चलाई, जो मजदूरी करता है, घर मकान बनाता है, बड़े बड़े संस्थान खड़े करता है, लेकिन वो उन घरों में रह नहीं पाता। वो किसान जो फसल उगाता है, लेकिन फसल का उसे दाम नहीं मिलता। और ये लड़ाई दिल्ली की सरहदों पर चल रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, एमएसपी की। लेकिन आपने किसी कंपनी के किसी ब्रांड को, किसी सामान को अगर आपने खरीदा है तो क्या उस पर एमएसपी लिखा होता है या एमआरपी लिखा होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है। और उस दाम पर यही किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी उस चीज को खरीदता है, माचिस से लेकर के और रोटी के लिए अनाज तक। जब आप वही खेत से अन्न को उपजाते हैं और वही पूंजीपतियों के माध्यम से पैक होकर के बाजार में आता है, तो उसका एमआरपी होता है। लेकिन जिसने उगाया है उसे एमएसपी भी नहीं मिल रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि तुम्हारे जो हक मारे जा रहे हैं वो इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि तुम में दम नहीं है। तुम डरे हुए लोग हो, मुर्दा लोग हो, जैसे कह रहा नाना पाटेकर ने उस फिल्म में कहा था कि आ गए हैं मेरी मौत का तमाशा देखने वाले। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो लड़ रहा हूं, हमारे साथ खड़े होने वाले हैं, और अब तुम्हें इसलिए अधिकार नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम डरे हुए हो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते अपने अधिकारों के लिए, तुम सोए हुए हो, तुम रील्स देखने में व्यस्त हो, फेसबुक पर लगे हुए हो, लेकिन भूल गए हो कि आंखों में धूल झोंक करके कौन उस सत्ता पर बैठ करके ऐशो आराम कर रहा है और अपने पूंजीपति दोस्त की तिजोरियां भर रहा है। ये अगर आप भूल गए तो आपकी आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी, और बांझ और अपाहिज पैदा होंगी।
इस तरह है कि जो भाषा थी राहुल गांधी की, जो उसका सार था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तुमको आगे आना होगा और इस देश में के असली मालिक तुम हो, तो बागडोर भी तुम्हारे हाथ में आनी चाहिए। तुम कब कंपनियों के मालिक बनोगे? तुम्हारी हिस्सेदारी कब मीडिया संस्थानों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगी? तुम कब कुलपति और प्रोफेसर बनोगे? तुम कब बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर होगे? और अब तो हालात ये हैं कि जिस संविधान के जरिए आईएएस आईपीएस बनने का अवसर मिलता था, डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका मिलता था, वो भी हाथ से छिन रहा है। वो बड़े बड़े अधिकारियों के लिए वहां पर एक नया शगुफा, एक नया रास्ता, कारपोरेट घराने के लोग आ गए हैं, टेक्नोक्रेट लोग आ गए हैं। लेकिन अब एक किसान का बेटा, जब एक मजदूर की बेटी अब आईएएस बनने का ख्वाब नहीं देख सकती, वो किसी भी जाति का हो। ये जो भाषण है, क्रांतिकारी भाषण राहुल गांधी का, उत्तर प्रदेश की जमीन पर, जहां पर कांग्रेस बेहद कमजोर मानी जाती है, इस भाषण ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में एक तरह से ऊर्जा पैदा की है, आग लगा दी है। लखनऊ की सड़कों पर चारों तरफ इसी प्रतापगढ़ के भाषण की चर्चा हो रही है और यहां से लेकर के सुदूर बुंदेलखंड के ललितपुर के गांव में भी, बनारस की गलियों में भी राहुल गांधी की इस यात्रा की चर्चा और यह भाषण, क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी भाषण, जिसने दलित, पिछड़े और आदिवासियों के भीतर जिंदा दिली पैदा कर दी है, उन्हें जगा दिया है, उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया है कि तुम्हारे अगर हक और अधिकारों को बचाने की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी, एक राहुल गांधी से काम नहीं चलेगा। और वो राहुल गांधी तो खड़ा है, मरते दम तक खड़ा रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस समय तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे थे, तुम्हें धन संपदा से हीन बना करके तुम्हारे खेतों की फसलों को छीना जा रहा था, जमीनों पर निगाहें लगी हुई थी, सरकारी नौकरियां गायब हो रही थी, शिक्षण संस्थान ध्वस्त किए जा रहे थे और देश को तमाशे के तंत्र में तब्दील किया जा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं, सिर्फ धनतंत्र में तब्दील कर दिया गया है। सरेआम वोट को खरीदा जाता है, वोट नहीं बिकता है तो विधायक और सांसद खरीदा जाता है। अगर यही हालत रहे तो जो इस देश के मालिक हैं, जो कामगार हैं, जो मेहनतकश हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वो अपना सब कुछ हार बैठेंगे और फिर एक पराधीनता की अंधी गुफा में चले जाएंगे। 150-200 साल की गुलामी से मुक्ति के लिए किसी को भगत सिंह बनना पड़ा, कोई चंद्रशेखर आजाद हुआ और कोई गांधी बन के लंबे समय तक सत्याग्रह करता रहा, कोई नेहरू होकर के 9 साल तक जेल में रहा, तो कोई अंबेडकर होकर के भारत से लेकर के और इंग्लैंड तक उस दलित समाज के लिए संघर्ष करता रहा। इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी के इस भाषण को सुना ही नहीं जाए, बार बार सुना जाए और उस पर गौर किया जाए कि लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, हमारी भी।